कमर गर्दन सीधी करके बैठे। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में रख के अपने माता पिता इष्टदेव को स्मरण करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प करते हम संकल्प करते हैं कि आजीवन यम नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग का पताका फहराएंगे। हमारा संकल्प सबसे सुदृढ़ है, पवित्र है, अभेद है। हम अपने संकल्प शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास अजय मनोबल है, अजय मनोबल है, अजय मनोबल है। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ रख करके उसकी गर्माहट को अपने चेहरे पर महसूस कीजिए। सबको प्रणाम। प्रणाम है। प्रणाम। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने परसों? कहाँ तक पढ़ लिया था? कैंसर उपचार की प्रक्रिया। उपचार की प्रक्रिया। जी मैम। हाँ ठीक है। सबने कर लिया था होमवर्क जो दिया था मैंने? सबने भेजा था मेरे को? जिसका भी रह गया हो वो भेज देना, ठीक है? कैंसर के उपचार की प्रक्रिया। कैंसर की चिकित्सा में शल्य चिकित्सा, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, जीवाणु थेरेपी और जैविक थेरेपी शामिल है। कैंसर की स्थिति के प्रकार के आधार पर डॉक्टर एक या संयुक्त प्रक्रिया अपना सकता है। बीमारी कितनी फैल चुकी है, रोगी की आयु तथा सामान्य स्वास्थ्य और अन्य तत्वों का भी ध्यान रखना होता है। अब इसकी चिकित्सा, कैंसर की चिकित्सा में क्या होता है ना कि एक थेरेपी से काम नहीं होता है, केवल मेडिसिन से भी काम नहीं होता है। हमें क्या करना होता है, उसमें रेडिएशन भी करवाते हैं, कई में सर्जरीज भी होती हैं, कीमोथेरेपी इसमें जरूरी होती है, फिर उसके बाद में एंजाइम थेरेपी वगैरह होती है, उसके अंदर जैविक थेरेपी दी जाती है। जैसे कि कीमोथेरेपी देते हैं तो क्या होते हैं कि जो कैंसर की सेल है वो तो मरती हैं, उसके साथ में जो अच्छी सेल्स होती है वो भी मर जाती हैं। तो उसको रिजुनेट करने के लिए, बॉडी को ठीक करने के लिए और भी थेरेपीज दी जाती हैं और साथ में मेडिसिन भी चलती रहती है। तो एक थेरेपी से कैंसर में काम नहीं होता है, 3-4 स्टेजेस और 3-4 चीजें वो यूज करते हैं ताकि कैंसर की जैसी जो भी सेल है और बॉडी में जहां भी है वो खत्म हो जाए। कीमोथेरेपी का यही काम होता है। तो ये सारी चीजें शामिल करके डॉक्टर है ना एक संयुक्त प्रक्रिया अपनाता है कि बहुत सारे इकट्ठे चीजों से, ताकि बूस्ट हो जाए उसकी थेरेपी और उसको वो बूस्ट करके अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करता है कि आगे दोबारा उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें सबसे पहले क्या है, बायोप्सी लेते हैं, जो टेस्ट वगैरह है उसके बाद भी जो हमने देखा ना कि कौन कौन से स्कैन, सिटी स्कैन, एमआरआई वगैरह इन सबसे करते हैं, पर बायोप्सी सबसे बेस्ट वे होता है क्योंकि जिस भी जगह पे कैंसर का हमको डाउट होता है वहां से पीस लेते हैं और उसका हम परीक्षण करते हैं। लैब के अंदर टेस्ट होता है कि ये सेल कैंसर का है या नहीं है। तो नमूना कई विधियों से लिया जाता है, सुई के जरिए, एंडोस्कोप के जरिए या सर्जरी के जरिए, किसी से भी ले सकते हैं। तो ऊतक या तरल पदार्थ निकालने के लिए तो डॉक्टर क्या करता है, सिरिंज डालते हैं, सुई और निकाल लेते हैं उसको तक करके। अगर तरल पदार्थ वाला है, कोई भी इस तरह का लिक्विड वाला है
और एंडोस्कोपी में क्या करते हैं, शरीर के अंदर के क्षेत्र को देखने के लिए एक पतली परत को काट करके और ट्यूब डाल देते हैं, एंडोस्कोप डाल देते हैं, और फिर उसके बाद में उसके माध्यम से कोशिका प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसका एक जांच होती है लैब के अंदर। कई चीजों में क्या होता है कि सर्जरी करने, मतलब एक कट लगाना पड़ता है उनको, एक कट लगाया, एक चीरा लगाया, और फिर उसमें से कोई टिश्यूज निकाल करके और फिर उससे हम टेस्ट करते हैं। सर्जरी में काटना या चीरा लगाया जाता है। काटे जाने वाली बायोप्सी में सर्जन पूरा ट्यूमर को हटाता है। अक्सर ट्यूमर के आसपास के सामान्य ऊतकों में से कुछ को हटा दिया जाता है, क्योंकि उसमें फैलने का डर होता है कि इसमें भी शायद हो सकता है। चीरे वाली बायोप्सी में सर्जन ट्यूमर का सिर्फ एक हिस्सा काटता है, और यदि लक्षण या जांच परिणाम में कैंसर का संकेत मिलता है तो डॉक्टर यह पता लगाता है कि ये कैंसर की वजह से अथवा किसी और वजह से है। 18F सोडियम फ्लोराइड बोन स्कैन। जो बोन स्कैनिंग है उसमें किस तरीके से काम होता है ये देखा जा रहा है। 18F सोडियम क्लोराइड बोन स्कैन आधुनिक कंकाल साइंटिग्राफी है, जो पीईटी सिटी स्कैन पर काम किया जाता है। परमाणु एमडीपी बोन स्कैन की तुलना में एक बेहद संवेदनशील और बेहतर परीक्षण है, और इसका उपयोग निम्नलिखित बीमारियों की स्थिति में किया जाता है। कैंसर की पहचान वाले रोगियों के कंकाल के मेटास्टेसिस में, मतलब हड्डी में अगर कैंसर फैल गया तो टूटी हड्डी की जांच करने में जो नियमित एक्सरे में नहीं दिख पा रही है, और थर्ड है हड्डी के संक्रमण में भी ये होता है। हड्डी के संक्रमण की जांच भी करते हैं जो नियमित एक्सरे में स्पष्ट रूप से नहीं आ पाते हैं। कई अन्य ऑर्थोपेडिक अनुप्रयोगों जैसे खेल के दौरान चोट लगने, मेटाबॉलिक हड्डी रोग, पैगेट रोग आदि जैसे ये कैसे पारंपरिक पैगेट रोग आदि में भी ये काम में लिया जाता है। यह कैसे पारंपरिक बोन स्कैन से अलग है, तो यह दिखाने के लिए सबूत पर्याप्त लेखन सामग्री है कि 18F सोडियम फ्लोराइड बोन स्कैन कंकाल के घावों को जल्दी पता लगाने में पारंपरिक MDF हड्डी स्कैन से बेहतर है। यह बोन स्कैन 18PF बोन स्कैन के साथ उपलब्ध अतिरिक्त सिटी स्कैन डाटा संरचनात्मक जानकारी प्रदान करता है और एक सटीक जांच में मदद करता है, जो सही उपचार योजना में डॉक्टरों की सहायता करता है। ये कैसे लिया जाता है? यह एक सरल विधि है जो जांच के लिए छोटे, बहुत ही सुरक्षित 18F सोडियम फ्लोराइड के 4 इंजेक्शनों के साथ किया जाता है, और स्कैन इंजेक्शन के आधे घंटे के भीतर किया जाता है। जब स्कैन इंजेक्शन दे दिए जाते हैं और उसके बाद में तुरंत ही आधे घंटे के अंदर स्कैन कर लेना होता है हमको। परीक्षण के लिए तैयारी। परीक्षण के लिए तैयारी, क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है इसके लिए? बोन स्कैन से पूर्व कई तरह की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। स्कैन से पहले, उसके बाद आप सामान्य रूप से खाना पीना खा सकते हो। यदि आप कोई दवा लेते हैं तो उन्हें लेना जारी रख सकते हैं। हालांकि मिलने से पहले समय तय करना अनिवार्य है। चेतावनी, गर्भवती महिलाओं को ये स्कैन नहीं किया जा सकता है जब तक इलाज सलाहकार ये संकेत न देते हैं। परीक्षण से गुजरने से पहले आप सभी संबंधित कर्मियों को सूचित करें। इंजेक्शन के बाद स्तनपान कराने वाली माँ पूरे दिन के लिए बच्चे को दूध छुड़ाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसके फिर साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए दूध नहीं पिलाते हैं। प्रतिक्रिया क्या है? पुरानी और नई रिपोर्ट नियत समय पर एकत्रित की जा सकती है। 68 गैलियम पीटी सिटी स्कैन, ये नाम है इनके, है ना, टेस्टों के नाम है ये। इसमें क्या होता है कि जांच और प्रबंधन में सबसे कारगर होता है ये। न्यूरो एंड्रोक्राइन ट्यूमर क्या है? ये ट्यूमर जो मुख्य रूप से जीआईटी, अग्नाशय, फेफड़े जैसे अंगों को प्रभावित करते हैं। जीआईटी और फेफड़ों के कार्सिनॉइड ट्यूमर, अग्नाशय के इंसुलिनोमस, गैस्ट्रिनोमस, कुछ ऐसे ही नाम हैं। इनमें से कुछ रोगियों में प्रचंड दस्त, फ्लश आदि में के लक्षण मौजूद होते हैं, और चिकित्सा विज्ञान में इन्हें कार्सिनॉइड सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है।
68 गैलियम DOTA पेप्टाइड पीटी स्कैन क्या है? ये एक अल्पकालिक है स्थिति इसकी, और पेप्टाइड अल्पकालिक स्थिति होती है पेप्टाइड की। इसमें उत्सर्जित रेडियो न्यूक्लाइड पेप्टाइड से टैग होते हैं जो ट्यूमर के कुछ निश्चित समूह में मौजूद इन रिसेप्टर्स वाली कोशिकाओं से बंध जाते हैं, ठीक है, और जिन्हें न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर कहा जाता है। इनका इस्तेमाल इन ट्यूमरों का पता लगाने में, उपचार के विकल्प तय करने में और इनकी अवस्था ज्ञात करने में तथा उपचार का प्रभाव या पुनरावृत्ति के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। 68 गैलियम DOTA पेप्टाइड के इंजेक्शन के बाद किया गया पीईटी स्कैन 68 DOTA पेप्टाइड पैट सीटी स्कैन कहलाता है, ठीक है। ये कैसे के साथ तुलनीय है या सिटी स्कैन और MRI से अलग है? ये क्रियात्मक स्कैन है जो कि सिटी और MRI जैसे नियमित रूप वाली पारंपरिक इमेज से बहुत अधिक संवेदनशीलता और नीट में प्रवेश करता है। यह रोगियों में उपचार के विकल्प के बारे में निर्णय लेने में मदद करता है, क्योंकि सही उसके डायग्नोसिस हो जाता है तो ट्रीटमेंट में भी ये हेल्प करता है, और उपचार की प्रतिक्रिया की जानकारी पाने में सहायता प्रदान करता है। इसकी प्रतिक्रिया की क्या जानकारी होगी उसमें भी सहायता ये प्रदान करता है। पूर्व परीक्षण सावधानियां क्या हैं? इसके परीक्षण से पूर्व क्या सावधानियां हमें लेनी चाहिए? अगर मरीज की पहले से नैदानिक सीटी हुई है तो कोई तैयारी आवश्यक नहीं है। पहले से अगर कोई जब इसका ट्रीटमेंट चल रहा है कोई सीटी हुई है तो कोई आवश्यक नहीं है तैयारी की। लेकिन अगर रोगी को 68 गैलियम पीटी के साथ ऐसी सीटी की आवश्यकता है तो 24 घंटे का उपवास अनिवार्य है। तो 24 घंटे तक कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता है। इसके दुष्प्रभाव क्या हैं? 68 गैलियम डोटा पेप्टाइड बिल्कुल सुरक्षित है और इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, ठीक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रक्त कैंसर क्या होता है? अधिश्वेत रक्तता, ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर को क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया, या अस्थि मज्जा का कैंसर, बोन मैरो का कैंसर। इसमें रक्त कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं, विशेषकर सफेद रक्त कणिकाएं, ठीक है ना, सफेद रक्त कोशिकाएं बहुत ज्यादा बढ़ती हैं इसमें। लक्षण क्या क्या है? अत्यधिक खून बहना, अरक्तता मतलब एनीमिया हो जाना, बुखार, जड़ाई, रात्रि स्वेद जो पसीना आता है रात में, और फ्लू जैसे अन्य लक्षण, कमजोरी और थकान, भूख नहीं लगना और वजन कम होना, मसूड़ों में सूजन होना और या उनसे खून आना, तंत्रिकीय लक्षण जैसे सर दर्द वगैरह, बढ़ा हुआ जिगर और प्लीहा, आसानी से खरोंच लगना और अक्सर संक्रमण हो जाना। अगर कोई भी छोटी सी भी खरोंच लगी है और उसमें इन्फेक्शन बढ़ता ही जाना, जोड़ों में दर्द और सूजा हुआ गलतुंडा, ठीक है, सूजे हुए जो टॉन्सिल्स होते हैं ना, गलतुंडा इसको बोलते हैं, टॉन्सिल्स को सूजा हुआ होता है, ये भी इसका एक वो है लक्षण है। स्तन कैंसर में क्या क्या है? महिलाओं में स्तन कैंसर लगभग आजकल आम हो गया है ना, बहुत ज्यादा फैल रहा है। पहले तो किसी किसी को सुनने में मिलता था, आजकल बहुत ज्यादा फैल गया है। महिलाओं में स्तन कैंसर आम बात है। महिलाओं में कैंसर से मृत्यु उसका दूसरा कारण है। किसी महिला के जीवन काल में स्तन कैंसर का अधिकतम औसत 9 में से 1 को होता ही है। लक्षण क्या है? स्तन में पिंड बन जाना, स्तनाग्र निप्पल से स्त्राव, किसी भी तरीके का अगर स्त्राव हो रहा है, अंदर को धसी हुई स्तनाग्र, आगे से जो पोर्शन होता है वो एकदम अंदर की तरफ धस जाता है, लाल और सूजा हुआ होता है आगे से, और स्तनों का बड़ा हो जाना, साइज बढ़ जाना, या फिर बहुत सिकुड़ जाना, स्तनों का सख्त हो जाना क्योंकि अंदर पिंड बन गया और वो एकदम से हार्ड हो जाते हैं, हड्डी में दर्द रहना और पीठ में दर्द रहना, ये सारे के सारे इसके मेन लक्षण होते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी लक्षण है, इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर में कई बार हमारे आर्म पिट में भी, मतलब बगल की साइड में भी दर्द होता है या छोटी छोटी गांठें जैसी महसूस होती हैं। तो अगर इनमें से कोई भी अगर लक्षण आता है तो जरूर जाकर के डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि सारी ही जो ट्यूमर या गांठ है वो कैंसर नहीं होते, बट
आजकल क्योंकि कैंसर बहुत बढ़ गया है तो कैंसर हो सकता है। जोखिम कारक, स्तन कैंसर का पारिवारिक इतिहास। देखो आपने क्वेश्चन पूछा था ना उस दिन के जेनेटिक भी हो सकता है क्या, तो इसमें दे रखा है ना कि पारिवारिक इतिहास। तो परिवार में अगर किसी को होता है तो चांस बढ़ जाते, क्योंकि जीन्स तो ट्रांसफर हो ही रहे ना, उसमें हमारे को मिल रहे हैं पिछली पीढ़ी से आगे वाली पीढ़ी में। महिला की आयु बढ़ने के साथ खतरा भी बढ़ता जाता है। गर्भाशय की कोई पूर्व घटना, जैसे आपके यूट्रस रिलेटेड कोई भी इशू हुआ हो तो उसमें कैंसर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। पूर्व स्तन कैंसर, विशेष परिवर्तन या पहले की कोई स्तन की बीमारी, आनुवंशिक खराबियां या परिवर्तन, 12 से कम की आयु में मासिक धर्म आरंभ होना और 50 की आयु के बाद रजोवृत्ति, संतानहीनता और शराब या अति वसा युक्त भोजन, अधिक रेशेदार भोजन, अधिक धूम्रपान, मोटापा और पूर्व में गर्भाशय या कोलोन का कैंसर। इनमें से कोई भी इसमें से ना, ये सब इसके जोखिम कारक होते हैं कि कुछ अगर है तो वो सारी चीजें जोखिम को बढ़ा देती हैं कि एज अगर इस तरीके से है या बच्चे नहीं हैं या पहले से कुछ इस तरीके की गर्भाशय वगैरह में हुआ है, इनमें से कोई गर्भाशय या कोलोन का कैंसर पहले से हुआ है, आप शराब पीते हो या फिर आप जैसे देखा होगा ना कि गुटखा वगैरह भी खाते हैं, तंबाकू गुटखा औरतें बहुत खाती हैं, सिगरेट्स पीती हैं, स्मोक करती हैं, अल्कोहल लेती हैं, तो वो सब चीजें भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती हैं, जोखिम को और बढ़ा देती हैं वो। जोखिम कारक, उपचार इसमें क्या है अब हम वो पढ़ते हैं। स्तन कैंसर का उपचार 3 बातों पर निर्भर करता है। यदि महिला की रजोवृत्ति हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, मतलब मेंसेस आना बंद हो गए या नहीं, और स्तन कैंसर कितना फैल गया है, और स्तन कैंसर की कोशिकाओं का प्रकार क्या है। ठीक है। स्तन कैंसर कहाँ हुआ है? लसिका गांठ में कैंसर किस दर तक फैल चुका है, स्तन में गहरे मांसपेशियों में कैंसर कितना फैल गया है, और दूसरे स्तन में कैंसर कहाँ तक फैला है, अन्य इंद्रियों जैसे हड्डी या मस्तिष्क में कैंसर कहाँ तक फैला हुआ है। ये सारी चीजें इसके अनुसार आकलन किया जाता है। फैलाव का जो अनुमान लगाते हैं, आकलन करते हैं, वो इन सब चीजों के हिसाब से करते हैं। कोशिकाओं के प्रकार में कुछ कोशिकाएं बहुत जल्दी फैलती हैं जबकि कुछ देरी से फैलती हैं। इसके अतिरिक्त कोशिकाओं में ही अभिग्राहक मतलब रिसेप्टर्स भी होते हैं कि जो स्तन कैंसर के उपचार में सहायक होते हैं। उपरोक्त बातों पर विचार करने के बाद ही डॉक्टर निम्नलिखित में से कोई एक निर्णय लेता है। गांठ और स्थानीय कोशिकाओं को निकाल दिया जाए या तो सर्जरी करके निकाल दिया जाए, और साथ ही ये भी विचार करते हैं कि रेडिएशन दिया जाए या नहीं दिया जाए, और पूरे स्तन को ही निकाल दिया जाए क्या। तो ये सारी चीजें वो डिस्कस करते हैं कि क्या, इनमें से निर्णय लेते हैं कि इनमें से क्या चीज बेटर होगी, है ना। फैलने के सब जो आकलन करते हैं, ऊपर जो भी सारी चीजें दी हमने आकलन के बारे में पढ़ा, कि उसके हिसाब से वो सब कुछ फिर करते हैं कि डिस्कस करते हैं कि क्या इस तरीके से करना चाहिए, क्या क्या चीज निकालनी चाहिए और किस चीज को छोड़ देना चाहिए। अब इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए हमें? हर माह स्वयं अपने स्तनों की परीक्षा करें, अपने चिकित्सक द्वारा वार्षिक स्तन परीक्षण करवाएं, पौष्टिक पदार्थों का भोजन, हमेशा पौष्टिक खाने खाना चाहिए। यदि आपको आशंका हो कि आपको स्तन कैंसर है तो तत्काल डॉक्टर से परामर्श करें, और स्तन कैंसर ठीक हो सकता है बेशर्ते कि उसका उपचार शीघ्र हो, और उसके निदान में देरी हुई तो मृत्यु तक हो सकती है। वो तो सारे ही कैंसर में है कि अगर जितनी देर होगी तो उतना ही वो हार्मफुल होता जाता है, डेंजरस होता जाता है, कि वो उतना ही खतरनाक होता गया, खतरनाक के लेवल उसके बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए तो उसके लेवल्स के, इस लेवल पे है कैंसर, इस लेवल पे फर्स्ट है, सेकंड है, कौन सा है, तो वो जितनी जल्दी से जल्दी पता चले और जितनी जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट हो, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी और कैसे ठीक हो सकते हैं, है ना। मुख का कैंसर, जिसको हम ओरल कैंसर भी कहते हैं। परिचय क्या है इसका? मुख के कैंसर में, मुख के कैंसर का एक प्रकार है, ओरल कैंसर का एक प्रकार है मुख वाला, जिसमें कैंसर के ऊतक मुख गुहा में विकसित हो जाते हैं, और मुख या मुख के कैंसर में सबसे अधिक जीभ शामिल होती है, पर ये होठ और तालू और
ये अधिकांश मुख का हिस्सा भी हो जाता है उसमें, होठों में, तालू में, मुंह के ऊपरी हिस्से में भी हो सकता है। देखा होगा आपने, बहुत सारे लोगों को होता है होठों वगैरह में भी, और दिखाई भी देता है। अधिकांश मुख के कैंसर माइक्रोस्कोप के नीचे बेहद समान दिखते हैं और उन्हें स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कहा जाता है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा मुख के कैंसर का सबसे सामान्य प्रकार है और ये शरीर के चारों ओर कई जगहों पर पाए जाते हैं, जिसमें मुंह का भीतरी और त्वचा का निचला हिस्सा शामिल होता है। मुख का अंदर का हिस्सा और त्वचा का नीचे वाला हिस्सा शामिल होता है और मुख कैंसर में कम से कम सामान्य प्रकार निम्नलिखित हैं। मुख कैंसर के सामान्य प्रकार जो है वो ये है, बता रहे हैं क्या क्या है। ओरल जो होता है उसमें मैलिग्नेंट मेलेनोमा, जिसमें कैंसर मेलाइटिस कही जाने वाली कोशिकाओं में शुरू होता है और जो कि त्वचा को रंग देने में मदद करती है। और एडेनोकार्सिनोमा कैंसर जो कि लार ग्रंथियों के अंदर विकसित होता है। लक्षण, इसमें निम्नलिखित लक्षण शामिल हैं। जीभ या मुंह या जीभ की परत पर लाल लाल या सफेद धब्बे हो जाना, बहुत सारे लोगों में है ना, ये बहुत विजिबल होता है। जो तंबाकू ज्यादा खाते हैं या सिगरेट पीते हैं या गुटखा वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं, उनमें ये देखने को मिलेगा आपको कि डिस्कलरेशन हो जाता है, अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं, मतलब व्हाइट पैचेस, रेड पैचेस या फिर काले काले से धब्बे हो जाते हैं। मुख के अंदर एक या एक से अधिक अल्सर जो कि 3 सप्ताह के बाद भी ठीक नहीं होते हैं। अब देखते हैं छाले, किसी को बहुत छाले होते हैं और कुछ ऐसी कि वो बड़े होते जा रहे हैं और वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं। 1 से 3-4 महीना बीत गया है, 3-4 हफ्ते बीत गए हैं। 3 हफ्तों से अधिक समय से मुंह में सूजन हो सकती है। दर्द, निगलने में कठिनाई, पेन तो होता ही है अल्सरेशन वगैरह के कारण, और कैंसर में पेन बहुत ज्यादा होता है। निगलने में कठिनाई, जैसे कि कुछ भी चीज सटक रहे हो आप तो वो एकदम से निगल नहीं पा रहे हैं, निगलने में तकलीफ हो रही है। और हर समय दर्द, गर्दन में लगातार दर्द, कर्कश आवाज भी चेंज हो जाती है। और अस्पष्ट वजन घटना, एकदम से वजन घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। स्वाद महसूस करने में असामान्य परिवर्तन, मतलब कि एकदम ड्रास्टिक चेंज होता है कि कल तक तो पता पड़ रहा था मीठा खट्टा नमकीन हमको क्या क्या है, पर हम एकदम से अब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या चीज क्या है। तो ड्रास्टिक चेंज जो होता है वो। कान में दर्द रहना और गर्दन की लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाना, लिम्फ नोड्स जो होती हैं उनमें सूजन आ जाना। कारण क्या क्या है इसके? कारण है डीएनए म्यूटेशन में के परिणाम स्वरूप ओकोजीन, जो कि एक जीन है, सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में बदल देता है। ओकोजीन क्या करता है? म्यूटेशन जब होता है, डीएनए का म्यूटेशन, बताते ना डीएनए की म्यूटेशन से होता है, म्यूटेशन सेल बनती है। म्यूटेशन सेल ही क्या बढ़ बढ़ करके वो होती जाती हैं, कैंसर की सेल उसी को बोलते हैं। तो जब म्यूटेशन होता है तो ये जो ओकोजीन है, ये अंडरलाइन करना आप इम्पोर्टेंट है। जो ओकोजीन है ना, वो क्या करता है कि सामान्य कोशिकाओं को कैंसर की कोशिकाओं में चेंज कर देता है, बदल देता है, और वो सक्रिय हो जाते हैं फिर। और विभिन्न जोखिम के कारक हैं धूम्रपान और अल्कोहल, इसके अंदर सबसे ज्यादा कि अल्कोहल ले रहे हो और धूम्रपान कर रहे हो तो फिर वो और बढ़ता है तेजी से, है ना, जोखिम पैदा कर देता है आपके लिए। इसमें गुटखा वगैरह भी, ये सब चीजें, पान, गुटखा, तंबाकू, ये सब भी शामिल है। मुंह के कैंसर में दो कारण हैं, सिगरेट पीना और अन्य तंबाकू उत्पाद जैसे कि पाइप या सिगार, और अत्यधिक अल्कोहल का सेवन। ये दोनों पदार्थ कैंसरकारी होते हैं, जिसका मतलब है कि इनमें रसायन होता है जो कि सेल में डीएनए को नष्ट कर देता है, डीएनए को डिस्ट्रॉय कर। जी बोलिए। रसायन होता है जो कि डीएनए को नष्ट कर देता है, और जब डीएनए गड़बड़ होता है तो क्या वो ओकोजीन आ जाते हैं, म्यूटेशन होता है जब डीएनए का, ओकोजीन उसको चेंज करके कैंसर सेल में वो कर देता है, बदल देता है। दोनों स्थिति में जोखिम बढ़ जाता है। सुपारी, अब देखो इसमें सुपारी कितना, क्या चीज है, इसका क्या रोल है। सुपारी के पेड़ से प्राप्त होने वाला हल्का व्यसनकारी बीज है, और श्रीलंका और भारत जैसे कई दक्षिण पूर्वी एशियाई समुदायों के लोगों के बीच व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसमें कॉफी जैसा उत्तेजक प्रभाव होता है। तो ये एकदम से तो इसको उसमें नहीं लाते हम कि ये व्यसन हो जाता है इसका, लेकिन
ये एक ऐसी चीज है कि अगर आप खाने लग जाओ ना तो इसको भी खाने की आपको लत लग जाएगी, कि फिर आपकी इच्छा ही होगी कि आप चबाओ थोड़ा सुपारी को। तो इसमें ना एक ऐसा उत्तेजक पदार्थ होता है जो कि आपको कॉफी जैसा उत्तेजक होता है वो, और वो आपको जैसे इनहेंस कर देता है, और वो आपकी जो नींद आ रही है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, आपने सुपारी खाना स्टार्ट हुआ तो हाँ ठीक है, आप एकदम अवेयर हो गए, अलर्ट हो गए, क्योंकि कॉफी जिस तरीके से करती है आपकी बॉडी को प्रिपेयर, इसी तरह से वो भी कर देता है। तो ये एक इसीलिए इसको व्यसनकारी कहा गया है। सुपारी में कार्सिनोजेनिक प्रभाव भी होता है जो मुंह के कैंसर को बढ़ा देता है, और जब लोग सुपारी के साथ साथ तंबाकू भी चबाते हैं तो ये जोखिम बहुत बढ़ जाता है इसका, कि सुपारी भी है जो कि खुद ही एक व्यसनकारी बीज है, और फिर उसके साथ तंबाकू भी है जिसके अंदर ऑलरेडी निकोटिन बहुत ज्यादा होता है। तो ये दोनों मिलकर के बहुत ही खतरनाक एक मेल बन जाता है जो नुकसान करता है बहुत ज्यादा। सुपारी खाने की परंपरा के कारण व्यापक पैमाने पर सामान्य जनसंख्या की तुलना में भारतीय प्रजाति और श्रीलंकाई समुदाय में मुंह के कैंसर की दर बहुत ज्यादा है। धुआं रहित तंबाकू। धुआं रहित तंबाकू सामान्य शब्द है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए किया जाता है, जैसे कि तंबाकू चबाना, सूंघना, और तंबाकू का पाउडर जैसे सूंघा जाता है। सूंघनी तंबाकू एक प्रकार का जो है वो स्वीडन में प्रसिद्ध है, और वो लोग नशा करने के लिए इसे यूज करते हैं, जिससे ऊपरी होठ के नीचे रखा जाता है और यहाँ से धीरे धीरे आपके रक्त में ये अवशोषित होता रहता है। पाउडर फॉर्म में होता है, रख दिया और वो धीरे 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 अवशोषित होता रहता है और इनको नशा करता रहता है। कैनबिस, भांग। कैनबिस पीना मुख के कैंसर को जोखिम से जुड़ा है। कैनबिस पीने से तंबाकू पीने वालों की तुलना में कैंसर से पीड़ित लोगों का जोखिम अधिक होता है। भांग ज्यादा खतरनाक होती है, और इसमें कैनबिस के धुएं में तंबाकू के धुएं की तुलना में टार की का स्तर काफी ज्यादा होता है, इसलिए ये ज्यादा नुकसान करती है। मानव पेपिलोमा वायरस, एचपीवी, ये क्या होता है? मानव पेपिलोमा वायरस एक वायरस के परिवार का नाम है जो कि त्वचा और नम झिल्ली को प्रभावित करता है। त्वचा को और उसकी नम वाली जो झिल्ली होती है उसको प्रभावित करता है, और यह आपके शरीर में गर्भाशय, ग्रीवा, मुंह और गले में दिखाई दे सकता है। कुछ प्रकार के एचपीवी संक्रमण के कारण कोशिकाओं में असामान्य बदलाव और ऊतकों में वृद्धि हो सकती है जो कि कैंसर को उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। बदलाव आते रहते हैं, एकदम से बहुत असामान्य चेंज आते हैं और आपके कैंसर उत्पन्न कर देता है। खराब मुख स्वच्छता। अगर आप साफ सफाई का पूरा ध्यान नहीं देते हो तो भी वो एक कारण होता है। इस बात का प्रमाण है कि खराब मुख स्वच्छता, जैसे कि दांत क्षय, मसूड़ों के रोग, नियमित रूप से दांत में ब्रश न करना, साफ न करना, खराब कृत्रिम दांत और लगवाने से मुख कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। निदान क्या है इसका? बायोप्सी। कैंसर की कोशिकाओं की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रभावित ऊतकों को एक छोटे से नमूने को निकालने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में बायोप्सी नाम से जाना जाता है। तो बायोप्सी करते हैं इसमें। पंच बायोप्सी क्या है? यदि ऊतकों का संदिग्ध प्रभावित हिस्सा जीभ, जैसे कि जीभ, मुंह के अंदर का भाग आसानी से उपलब्ध है तो पंच बायोप्सी का उपयोग किया जाता है। उस हिस्से का सबसे पहले इंजेक्शन के माध्यम से बेहोशी की दवाई उसमें एनेस्थीसिया डाल देते हैं, तो उससे सुन्न कर देते हैं, और चिकित्सक प्रभावित ऊतक के एक छोटे से हिस्से को काट देता है और उसे चिमटी से निकाल लेगा। यह प्रक्रिया दर्दनाक नहीं है, लेकिन थोड़ी सी असुविधा महसूस हो सकती है। फाइन निडल एस्पिरेशन बायोप्सी। इसमें क्या है? ये भी बायोप्सी का एक प्रकार है। यदि गर्दन में सूजन का संदेह है तो इसके परिणाम स्वरूप कैंसर हो सकता है, तो इस बायोप्सी का उपयोग किया जाता है। पेन एंडोस्कोपी, यह भी एक तकनीक है। यह संदिग्ध ऊतक के गले के पीछे या नाक के छिद्रों के अंदर होता है। तब इस तकनीक का उपयोग करके बायोप्सी प्राप्त करने के लिए सैंपल लिया जा सकता है। परीक्षण जिसमें निम्नलिखित का उपयोग शामिल है: एक्सरे, चुंबकीय एमआरआई है, सीटी स्कैन है, पीईटी है। पीईटी स्कैन में रेडियो अनुरेख आइसोटोप शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से डाला जाता है, जिसे एक विशेष कैमरे में देखा जा सकता है। ये सारे इसके वो हैं। प्रबंधन क्या किया जा सकता है इसके अंदर? मुख कैंसर के लिए शल्य क्रिया का उद्देश्य मुख की क्षति को कम करते हुए किसी भी प्रभावित ऊतक को निकालना है। उसमें सर्जरी करते हैं और जो भी प्रभावित ऊतक है उनको निकाल दिया जाता है। फोटोग्राडेमिक थेरेपी।
इसमें क्या है कि यदि कैंसर शुरुआती चरण में है तो एक प्रकार की लेजर शल्य चिकित्सा का उपयोग करके किसी ट्यूमर को निकालना संभव हो जाता है, जिसे फोटोग्राडेमिक थेरेपी कहा जाता है। पीडीटी में दवा लेना शामिल भी है, इसमें दवा भी लेते हैं जो कि आपके ऊतक प्रकाश के प्रभावों से प्रति संवेदनशील बनाते हैं। लेजर का उपयोग ट्यूमर को निकालने के लिए किया जाता है। रेडियोथेरेपी, इसमें कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए विकिरण का उपयोग किया जाता है। केवल रेडियोथेरेपी का उपयोग करके कैंसर को खत्म करना संभव हो सकता है, लेकिन आमतौर पर कैंसर को दोबारा होने से रोकने के लिए सर्जरी के बाद इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, जब सर्जरी कर दी उसके बाद रेडियोथेरेपी करते हैं कि अब रेडियोथेरेपी भी कर दो तो उससे जितनी भी कैंसर कोशिकाएं बाकी की हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी और दोबारा होगा नहीं। कीमोथेरेपी, जब कैंसर अत्यधिक फैल जाता है तो ये माना जाता है कि कैंसर के दोबारा होने का जोखिम अधिक है, तो इसका उपयोग प्राय रेडियोथेरेपी के संयोजन के साथ किया जाता है। रेडियोथेरेपी तो की है, पर अगर बहुत ज्यादा कैंसर फैल गया है तो क्या करते हैं कि कीमोथेरेपी भी करते हैं। एक रसायन होता है, उसको डाला जाता है एक तरफ से नसों में, दूसरी तरफ से निकाल दिया जाता है, तो जितने भी सेल्स होते हैं कैंसर वाले वो सब मर जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, जब होने का खतरा ज्यादा होता है तभी इसको करते हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये तो था हमारा कैंसर का टॉपिक जो हमने परसों भी पढ़ा था, कल तो मैं नहीं ले पाई थी क्लास। आज हमने उसको टॉपिक को खत्म किया और उसमें जिस प्रकार के कैंसर वगैरह के बारे में बताया गया ना, सारे ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर। तो आप सब उसको ध्यान से पढ़ना और एक बार वापस पढ़ना है इसको ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। श्वसन से संबंधित रोग, साइनस, दमा, श्वसनी शोथ, वात स्फीति, निमोनिया और टीबी, ये क्या क्या है? इनके श्वसन संबंधी रोग के कारण, लक्षण और निवारक उपाय। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमें सांस लेने को गंभीरता से नहीं लेते हैं, ये तो सही बात है। जब हम ठीक होते हैं तो हम सोचते नहीं, किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं लेते अपनी बॉडी की। पर जब हम बीमार होते हैं तो हमें पता चलता है कि हर एक चीज की कितनी वैल्यू है हमारी बॉडी के अंदर, कि हम सांस ले रहे हैं तो उसकी कितनी वैल्यू है, हमारा दिल धड़क रहा है उसकी कितनी वैल्यू है, जो खून हमारी बॉडी में चल रहा है उसकी कितनी वैल्यू है, हमारा जो पाचन तंत्र है उसकी क्या वैल्यू है, हमारा उत्सर्जन तंत्र है उसकी क्या वैल्यू है। तो हम जब जिस बीमारी से ग्रसित होते हैं ना, तब हमें उसकी जो उपयोगिता है वो पता चलती है। उससे पहले हम कभी किसी चीज को गंभीरता से नहीं लेते हैं जब तक कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन ये जरूरी है कि आप अवेयर रहें इन सब चीजों के बारे में। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम अपने सांस लेने को गंभीरता से नहीं लेते हैं और पूरी तरह से इस बात की सराहना नहीं करते कि फेफड़े हमारे जीवन का आवश्यक अंग है। लेकिन जब हमारे फेफड़ों का सांस बिगड़ जाता है तो हमें पता चलता है कि सांस लेने के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता। कि अगर आप पानी नहीं पी रहे हो तो कुछ टाइम तक आप बिना पानी के रह सकते हो, बिना खाने के रह सकते हो, पर अगर एक क्षण भी आप जब सांस हम नहीं ले पा रहे हैं तो आप बिना सांस लिए नहीं रह सकते। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंदर की सारी क्रियाएं होनी बंद हो जाएंगी बिना ऑक्सीजन के। तो जो ये कंटिन्यूअस क्रिया चलती रहती है हमारी बॉडी के अंदर हर समय सांस लेने की, वो कितनी आवश्यक है ना। फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए यह दर्दनाक वास्तविकता है कि यह एक ऐसी स्थिति है जो दुनिया के हर कोने में हर उम्र के लोगों को प्रभावित करती है। फेफड़ों के रोग से लाखों लोग मरते हैं और लाखों पीड़ित करते हैं, और हमारे फेफड़े के स्वास्थ्य के लिए खतरा हर जगह है, और वे कम उम्र में शुरू होते हैं जब हम सबसे ज्यादा चपेट में आने वाले होते हैं। सौभाग्य से इनमें से कई खतरे टालने योग्य होते हैं और उनका उपचार किया जा सकता है। अभी सक्रियता दिखाकर हम खुद को और अन्य कई लोगों को इन खतरों से बचा सकते हैं, मतलब इन सब फेफड़े से होने वाली बीमारी से बचा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो हम इनको ठीक रख सकते हैं हमेशा के लिए। उसकी कैपेसिटी बढ़ाकर, इम्यूनिटी बढ़ाकर, अपनी सही तरीके से सांस लेने से। श्वसन रोग एक भारी स्वास्थ्य बोझ का कारण बनता है। जब यह अनुमान है कि दुनिया भर में 235 मिलियन लोग अस्थमा से पीड़ित हैं, 200 मिलियन से अधिक लोग पुराने बाधाकारी फेफड़े संबंधित रोग से पीड़ित हैं,
65 मिलियन मध्यम से गंभीर सीओपीडी से पीड़ित हैं। 1 से 6% वयस्क आबादी नींद में अव्यवस्थित सांस लेने का विकार है उनको। 9.6 मिलियन लोग प्रतिवर्ष तपेदिक से पीड़ित होते हैं। लाखों फेफड़ा संबंधी उच्च रक्तचाप के साथ जीते हैं और 50 मिलियन से अधिक लोग कार्यस्थल में होने वाले फेफड़े की बीमारियों से जूझते हैं। कुल 1 अरब से अधिक लोग पुरानी श्वसन बीमारियों से पीड़ित होते हैं। बायोमास ईंधन की खपत के विषाक्त प्रभाव से कम 2 बिलियन लोग प्रभावित होते हैं। 1 अरब लोग भारी वायु प्रदूषण के संपर्क में आते हैं और 1 बिलियन लोग तंबाकू के धुएं के संपर्क में आते हैं। प्रतिवर्ष 4 मिलियन लोग पुरानी सांस की बीमारी से समय से पहले ही मर जाते हैं। भारत में परिस्थिति उतनी ही जितनी चिंताजनक है। वर्तमान में भारत में कुछ शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक हैं। आपने देखा होगा मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं बहुत ज्यादा उनके अंदर पॉल्यूशन है कि आप बाहर जाके आओ आपको तुरंत पता चल जाता है कि आज हमारी क्या कंडीशन है। वहां पे सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है और हम इसका बुरा प्रभाव देख भी रहे हैं। असम में सिगरेट का प्रचलन बहुत अधिक है और बढ़ते प्रदूषण से कई श्वसन रोग हो रहे हैं। जब हम श्वसन रोगों के लक्षण के बारे में बात करते हैं तो खांसी, सांस की तकलीफ, सीने में दर्द, हिमोटाइसिस, बलगम में मतलब खून आना प्रमुख लक्षण है। खांसी लंबे समय तक बलगम और कभी कभी बलगम में खून के साथ भी मौजूद हो सकती है। थूक में रक्त की उपस्थिति एक अशुभ संकेत है ना। टीबी वगैरह में ज्यादा होती है अधिकतर इसमें, या फिर लंग्स का कैंसर वगैरह है तो ऐसी स्थिति में भी होती है। रोगी की ठीक से जांच की जानी चाहिए। अस्थमा के रोगी में आमतौर पर कफ के साथ बलगम मौजूद होता है और साथ ही मौसम के बदलाव के साथ वह बदलता रहता है। जो अस्थमा के मरीज होते हैं उनको बहुत ज्यादा अटैक होता है इन सब चीजों का। सीओपीडी के रोगी कफ के साथ बलगम मौजूद होता है। इनमें जल्दी थकावट हो जाती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है और इनका ठीक से इलाज नहीं किया जाता तो तब बहुत ही परेशानी होती है। इनको बढ़ती जाती है मतलब इनकी बीमारी। तपेदिक एक बहुत ही आम बीमारी है और रोगी आमतौर पर खांसी, बलगम और बलगम में खून आने और वजन घटने के आदि कई लक्षण इसमें दिखाई देते हैं, है ना। आजकल तो उसका इलाज है बड़ा अच्छा, जल्दी से ठीक हो जाते हैं, पर पूरा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। फेफड़ों का कैंसर वर्तमान में पुरुषों और महिलाओं दोनों में दूसरा सबसे आम कैंसर है और सिगरेट धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का मुख्य कारण है। धूम्रपान न करने वालों में या रेडॉन के संपर्क में आने वाले वायु प्रदूषण और एस्बेस्टोस के संपर्क में आने आदि के कारण विकसित हो सकता है। फेफड़ों के रोगी आमतौर पर खांसी, बलगम में खून आने, वजन घटने, फुसफुस गुहा में द्रव के जमा होने, संचय आदि से प्रभावित होते हैं। रोग का निदान आमतौर पर मुश्किल होता है अगर मरीज अपनी बीमारी के अंतिम चरण में होते हैं तो यह कहना समझदारी है कि अगर किसी भी मरीज को ये लक्षण है तो उसे फुसफुसी रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। इनमें से कई रोगियों की छाती के एक्सरे, सिटी स्कैन, बायोप्सी, फुसफुस बायोप्सी, पॉलीसोनोग्राफी और कई अन्य उन्नत जांचों की आवश्यकता होती है। सामान्य चिकित्सकों को अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में सांस की बीमारी के बहुत सारे मामले मिलते हैं जब एक मरीज अक्सर उत्तेजना के साथ सीओपीडी, गंभीर अस्थमा, आईएलडी, एक्सरे में टीबी होने की संभावना होने लेकिन बलगम जांच में नकारात्मक होने, ठीक न होने वाले निमोनिया से पीड़ित हो तो इन मामलों में एक फुसफुसीय रोग विशेषज्ञ को मिलना चाहिए। फुसफुसीय रोग विशेषज्ञ को मिलना चाहिए आपको जाकर के। निवारण के उपाय अंतिम बताए 2 स्थितियों को आगे के मूल्यांकन और अन्य उन्नत परीक्षणों के लिए बायोस्कोपी की आवश्यकता होती है। निवारण के उपाय दुनिया भर में सांस की बीमारियों का सबसे महत्वपूर्ण कारण सिगरेट पीना है।
इसलिए धूम्रपान बंद करना बेहद जरूरी है। आज की दुनिया में वायु प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण समस्या है, इसलिए फेस मास्क के उपयोग की भी ज्यादा सिफारिश की जाती है। तो उससे क्या पॉल्यूशन नहीं जाता, जो थोड़ी बहुत फिल्टर होके जाती है हमारे पास। कुछ रोगियों में कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थ खाने या ठंडे के संपर्क में आने से अस्थमा का दौरा पड़ सकता है, और इस कारण उन रोगियों के लिए इस स्थिति से बचने का सुझाव दिया जाता है। निष्कर्ष के तौर पर श्वसन के रोगों से समाज में गंभीर बीमारियां पैदा हो जाती हैं, और इन रोगों से उत्पन्न चुनौतियों को कम करने के लिए सभी चिकित्सकीय समुदाय और समाज के से प्रयास की आवश्यकता होती है। तो श्वसन पथ के संक्रमण साइनस, गले, वायु मार्ग के फेफड़ों में संक्रमण है। ये आमतौर पर वायरस के कारण होते हैं, लेकिन ये कभी भी बैक्टीरिया के कारण भी हो सकते हैं। कभी कभी श्वसन पथ के संक्रमण को मुख्य कारण माना जाता है। इसकी वजह से लोग अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मिलते हैं, और सबसे व्यापक श्वसन पथ सर्दी जुकाम हो जाता है संक्रमण से। ठीक है ना। टाइम हो गया। दमा के कारण उपचार तो हम फिर कल पढ़ेंगे। ठीक है ना। छोटा नहीं है, छोटा सा होता तो पढ़ लेते अभी इसको। 51 हो गए हैं। ये आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, सब रीड करने जैसा ही है, इसमें कुछ बहुत खास समझाने जैसा नहीं था। आप लोग इसको एक बार वापस पढ़ लेना। ठीक है। कल पढ़ेंगे दमा के कारण उपचार और रोकथाम के तरीके। कुछ किसी को पूछना है? ठीक है, नहीं पूछना है तो फिर हम कराते हैं अपना शांति पाठ करा दीजिए। फिर प्रतिमा जी शांति पाठ करा दीजिए, फिर कल मिलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति